गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों। आज ई क्लास में कक्षा 10A विषय गृह विज्ञान में जैसा कि चैप्टर ही चल रहा था हड्डियों के टूट और मोच, हड्डियों की टूट और मोच। तो हड्डियों के टूट में टूट भंग के अर्थ, टूट भंग के प्रकार, ये सब हुआ है। अब हम बच्चों आज शुरू करेंगे अस्थि भंग के लक्षण। कैसे पहचाना जाएगा कि अस्थि जो है भंग हो गई है, अस्थि जो है टूट गई है, इसके बारे में जानकारी रखना है, इसके बारे में अध्ययन किया जाएगा। आप सबको इसको अवगत कराते हैं। बच्चों, अस्थि भंग के लक्षण में जैसे पहचान होती है कि कैसे पता चलेगा कि यह अस्थि भंग हो गई, अस्थि टूट गई है, उसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए अध्ययन किया जाएगा। ये अस्थि भंग के विभिन्न प्रकार के लक्षण हैं बच्चों, तमाम तरह के लक्षण हैं जिसको हम लोग समझ सकते हैं। सबसे पहला लक्षण है बच्चों कि अस्थि भंग के बाद स्वाभाविक रूप से उस भाग को हिलाने डुलाने में कष्ट होता है। यदि अस्थि का तात्पर्य होता है हड्डी, भंग का मतलब हो गया टूटने से, तो वही है कि हड्डी वाले टूटे हुए भाग को हिलाने डुलाने से उसमें कष्ट होता है, दर्द होती है, पीड़ा होती है, ये है। उसके बाद बच्चों है कि शरीर के जिस भाग की अस्थि टूटती है उस भाग को कार्य करने की शक्ति कम होती है। यानी जहाँ से हड्डी टूटी है उस भाग से काम करने की शक्ति बहुत कम हो जाती है, उस भाग में पीड़ा बहुत होती है, दर्द बहुत होती है, और कभी कभी तो सूजन भी हो जाती है, नीले पीले भी पड़ जाते हैं जो है त्वचा। चूँकि बताए भी हैं कि हड्डियाँ कई तरह से टूटी हैं, कई तरह से उसका प्रकार हैं, साधारण अस्थिभंग, संयुक्त अस्थिभंग, जटिल अस्थिभंग, तमाम तरह के ऐसे जो हैं बताए हैं। तो उसका अध्ययन करने के बाद जो है अस्थिभंग के लक्षण आज बताते हैं बच्चों। इसमें जिस भाग को, जिस टूटे हुए भाग को यदि छूते हैं या उठाते हैं तो उसमें दर्द होता है, पीड़ा होती है। शरीर में अस्थिभंग के आसपास या उसी स्थान पर अधिक पीड़ा होती है, उस स्थान को दबाने में पीड़ा में वृद्धि होती है। जैसे जहाँ दर्द हो रहा है उसको अगर टच करेंगे, उसको छुएंगे तो वहाँ और दर्द बढ़ जाएगी। यह उसका लक्षण है। इससे पता चल सकता है कि यहाँ की हड्डी टूट गई है। अगली पॉइंट है, यदि अस्थिभंग त्वचा के समीप होता है तो अस्थिभंग का ज्ञान शीघ्र हो जाता है। यदि हड्डी त्वचा के नज़दीक की टूटी है तो उसका ज्ञान तुरंत पता चल जाता है। उस त्वचा में कहीं ना कहीं उभार आ जाता है, कहीं ना कहीं सूजन आ जाती है, कहीं ना कहीं त्वचा फट भी जाती है, इससे शीघ्र पता चल जाता है बच्चों। इसके साथ साथ यदि अस्थिभंग संयुक्त या जटिल प्रकार, संयुक्त या जटिल क्या है? संयुक्त का मतलब हो गया कई जगह से टूट जाना, जटिल का मतलब जो है संभव नहीं है, उसको जल्दी ठीक नहीं किया जा सकता। हालांकि ठीक करना ही उसका वो होता है, लेकिन लक्ष्य होता है, लेकिन तब भी सही नहीं कर पाते हैं। तो वह जटिलता जिसको सही करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़े, यह है उसका जो है लक्षण है बच्चों। इस तरह से यदि अस्थिभंग संयुक्त या जटिल प्रकार का होता है तो रोगी अपने पूरे शरीर में कमजोरी तथा शिथिलता अनुभव करता है, और कभी कभी उसे मूर्छा भी आने लगता है, कभी कभी उसको दिक्कतें भी होनी शुरू हो जाती है, मूर्छा भी आना शुरू हो जाता है, दिक्कत भी होती है। इस तरह से बच्चों ये अस्थिभंग में व्यक्ति को कभी काल के मूर्छा भी आना शुरू होता है, और
उस अंग में शिथिलता का अनुभव होता है। दूसरी पॉइंट, अगली पॉइंट बच्चों, कभी कभी अस्थिभंग के कारण अस्थि का एक भाग दूसरे भाग के ऊपर चढ़ जाता है और कभी कभी अस्थि का एक भाग त्वचा के बाहर आकर तकलीफ देता है तथा रक्तस्राव होता है। ये कभी कभी एहसास होता है बच्चों। अगली पॉइंट है, अस्थि के टूटे हुए सिरों को यदि एक दूसरे के ऊपर कुछ चलाया जाए तो अस्थि के टुकड़ों के पारस्परिक घर्षण के कारण एक विशेष प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है। जैसे जहाँ अंग टूटा है उसको यदि परस्पर छुआ जाए, बराबर छुआ जाए, तो वहाँ कुछ टुकड़ों के परस्पर घर्षण की, माने रगड़ने की आवाज़ महसूस होती है, जिसमें एक आवाज़ आती है जिसकी अस्थिभंग की ध्वनि के नाम से जाना जाता है। जिस स्थान पर अस्थिभंग हो गई है उस अंग को हिलाने से उसमें अप्राकृतिक जो है गति होती है। घुमाएंगे इधर घूम जाएगा दूसरी तरफ। इस तरह से बच्चों अस्थिभंग के लक्षण को पहचाना जा सकता है कि ये तरह तरह के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो महसूस किया जा सकता है, जाना जा सकता है कि हड्डी यहाँ की टूट गई है। ये इसकी जानकारी होती है। बच्चों अब हम शुरू करने जा रहे हैं अस्थिभंग में। जैसे अस्थिभंग के लक्षण मालूम हो गया तो इसमें क्या प्राथमिक चिकित्सा करेंगे उसकी जानकारी। साधारण अस्थिभंग में प्राथमिक चिकित्सा, इसकी जानकारी रखना है। साधारण अस्थिभंग में प्राथमिक चिकित्सा साधारण अस्थिभंग में क्या प्राथमिक चिकित्सा करेंगे बच्चों, इसकी जानकारी देने जा रहे हैं। इसकी जानकारी प्राप्त हो जाए, कैसे पता चलेगा कि ये अस्थि जो है भंग हो गई है, इसकी जानकारी रखना है। बच्चों साधारण अस्थिभंग में निम्नलिखित तरह से प्राथमिक चिकित्सा की जा सकती है, यानी दवाइयाँ की जा सकती हैं। जैसे और प्राथमिक चिकित्सा करते समय समय पर निम्नलिखित सावधानियां भी रखनी चाहिए। इसकी जानकारी जो है हम देने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं। मैंने साधारण अस्थिभंग में प्राथमिक चिकित्सा कैसे करनी है उसकी, और प्राथमिक चिकित्सा करते समय किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए, इसकी जानकारी। इसमें निम्नलिखित तरह की या तमाम तरह की बातों का ध्यान देना चाहिए। जैसे नंबर 1, यदि अस्थिभंग के साथ रक्तस्राव भी हो तो सबसे पहले उसे रोकने का प्रयास करना चाहिए बच्चों। यदि जहाँ अस्थिभंग हुआ है और वहाँ रक्तस्राव हो रहा है या खून निकल रहा है, ब्लड निकल रहा है, तो उसे सर्वप्रथम रोकने का प्रयास करना चाहिए और स्राव को साफ कपड़े से या गाज से ढक देना चाहिए। दूसरी पॉइंट बताऊँ, यदि अस्थिभंग होने पर सर्वप्रथम अस्थि को उपलब्ध सामग्री है, जैसे छड़ी, डंठल, खपच्ची, छाता के लकड़ी आदि से उस भाग को स्थिर कर देना चाहिए। माने हिलाना डुलाना नहीं चाहिए उसको। किसी चीज़ से खपच्ची वगैरह लगा के उसको दाब देना चाहिए, दबा के उसको बांध देना चाहिए, जिससे उसको इधर उधर घुमाया ना जा सके। चूँकि इधर उधर घुमाने से उसमें पीड़ा होगी, दर्द होगी। अस्थिभंग में ये प्रमुख लक्षण मालूम होता है। तो प्राथमिक चिकित्सा का प्रबंध घटनास्थल पर ही कर देना चाहिए। बच्चों यदि अस्थिभंग हुआ है तो उसमें जो भी प्राथमिक चिकित्सा करनी चाहिए उसको इस चीज़ों का ध्यान देना चाहिए कि उसकी चिकित्सा संभव हो तो उस घटनास्थल पर ही प्राथमिक चिकित्सा कर देनी चाहिए, जिससे उसको कुछ राहत मिल जाए। उसके बाद व्यक्ति को हॉस्पिटल तक आसानी से पहुंचाया जा सके। अगली पॉइंट, बिना अतिरिक्त
बात किए बल लगाए, बिना अतिरिक्त बल लगाए पीड़ित व्यक्ति को, पीड़ित अंग को जहाँ तक हो उसके उचित स्थिति में सीधा कर देना चाहिए, उसे उचित स्थिति में सीधा कर देना चाहिए। शरीर के किसी भी स्थान की अस्थि टूटने पर प्राथमिक उपचार का प्रबंध उसी स्थान पर कर देना चाहिए। यदि अस्थि भंग के साथ अधिक मात्रा में रक्तस्राव हो रहा है तो, या हो जाता है तो, रक्तस्राव रुक न रहा हो तो टूर्निकेट का प्रबंध करना चाहिए, पट्टी का उपयोग करना चाहिए, उसे दबाव देकर बांध देना चाहिए या दबाव देकर रोकने का प्रयास करना चाहिए, दबाना चाहिए। बच्चों, अगली पॉइंट, सूजन को कम करने के लिए चोट लगे स्थान को बर्फ की थैली से सेकना चाहिए, उससे सूजन से कमी आ जाती है, सूजन में कमी आ जाती है। अगली पॉइंट, रोगी को पूर्ण आराम की स्थिति में रखना चाहिए और घायल व्यक्ति को धैर्य बंधाना चाहिए ताकि वह घबराए नहीं। हमेशा प्रयास करना चाहिए कि घायल व्यक्ति को धैर्य बंधाने का प्रयास करना चाहिए कि उसको कहीं से कोई दिक्कत उत्पन्न ना हो और उसे सांत्वना देने का प्रयास करना चाहिए। उसके बाद बच्चों पॉइंट आती है, ये सावधानियां बरतने के बाद, ये प्राथमिक चिकित्सा करने के बाद खपच्चियों का प्रयोग, खपच्चियों का किस तरह से उपयोग करते हैं इसके बारे में जानकारी रखनी है। खपच्ची, खपच्चियों का मतलब किन किन खपच्चियों का कैसे उपयोग करते हैं इसके बारे में जानकारी रखना है। खपच्चियों का प्रयोग हड्डी के टूटने पर किया जाता है बच्चों, इस पहले ही बता दिया जाता है। हड्डियां यदि गतिशील हो रही हैं तो उसे गतिहीन बनाने का कार्य किया जाता है खपच्चियों के माध्यम से। तो प्राथमिक उपचार के लिए निम्नलिखित खपच्चियों का प्रयोग किया जाता है। वह कौन सी खपच्चियों का प्रयोग, कौन कौन सी खपच्ची है? पहली नंबर की खपच्ची है क्रेमर तार खपच्ची। नंबर 1 क्रेमर तार खपच्ची। यह बच्चों एक प्रकार का तार होता है जो मोमेंटम माने मूव करने वाला होता है, उसको आसानी से घुमाया जा सकता है। इस खपच्ची को अस्थायी रूप से प्रयोग में लाया जाता है। यह तार को की बनी होती है, यह विभिन्न आकृतियों में मुड़ जाती है। इसको किसी भी तरह से उसको टूटे हुए अंग पर उपयोग करना चाहते हैं तो आसानी से उपयोग में लाया जा सकता है। ये एल्युमिनियम की खपच्ची। दूसरा है एल्यूमिनियम, मिनियम की खपच्ची। ये भी खपच्ची बच्चों चारों दिशाओं में मुड़ने वाली होती है। इसको भी जैसे अंगुलियों पर इसका ज़्यादा उपयोग किया जाता है। अंगुलियों को गतिहीन, यदि अंगुली टूटी है तो उसे गतिहीन करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद जो है अगली पॉइंट जो है थॉमस खपच्ची है। थॉमस खपच्ची ये बच्चों हैं खपच्ची। इसका भी उपयोग हड्डी टूट में किया जाता है। यह समान प्रकार की खपच्ची होती है। इस प्रकार की खपच्ची का प्रयोग कुल्हे तथा जांघ को गतिहीन करने के लिए, इसका प्रयोग कुल्हे तथा जांघ पर किया जाता है। और इसका अंगुलियों पर, अंगुलियों पर किया जाता है इसका प्रयोग। अगली बोहलर ब्रोन खपच्ची। बोहलर बोन
यह भी एक प्रकार की खपच्ची है। 4 तरह की खपच्चियाँ हैं बच्चों। इसका उपयोग शरीर के नीचे के उपांगों को गतिहीन करने के लिए किया जाता है। शरीर के नीचे के उपांग जो भी हैं उन पर इनका उपयोग किया जाता है। इस तरह से खपच्चियों का उपयोग करते हैं। ये 4 खपच्चियाँ होती हैं जो शरीर में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में उनको, यदि हड्डी भंग हो गया है, टूट गया है, तो वहाँ पर किया जाता है, जिससे उस अंग को गतिहीन किया जा सकता है। उस अंग में सुधार के लिए इसका उपयोग किया जाता है, उसे व्यवस्थित किया जा सकता है। आज ई क्लास में बच्चों कक्षा 10 गृह विज्ञान में इतना ही। धन्यवाद बच्चों।